सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूं प्रतिभा दीक्षित। आज के वीडियो में हम व्याकरण विधि पुस्तक में आगे जो तीसरा अध्याय हम पढ़ रहे हैं संधियों से संबंधित, उसमें व्यंजन संधि या हल संधि के विषय में बात करेंगे। व्यंजन या हल संधि कहाँ होती है? तो व्यंजन के पश्चात स्वर या दो व्यंजन वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित सामीप्य की स्थिति में जो व्यंजन या हल वर्ण का परिवर्तन हो जाता है वो व्यंजन संधि कही जाती है। इसका क्या तात्पर्य है? व्यंजन संधि कहाँ होती है? तो देखिए, आपके पास दो पद हैं, दो आपके पास होते हैं। जैसे देखिए, मनस प्लस चलती, इनमें आपको संधि करनी है तो पूर्व का जो वर्ण है वो निश्चित रूप से व्यंजन होना चाहिए। बाद में यहाँ पर व्यंजन भी हो सकता है, स्वर भी हो सकता है, और इन दोनों के मिलने में जब इस व्यंजन में परिवर्तन हो तो वो जो संधि होती है वो व्यंजन या हल संधि कहलाती है। तो दो व्यंजन का व्यंजन से या व्यंजन का स्वर से मेल होने पर जब व्यंजन में परिवर्तन हो जाए तो वो संधि व्यंजन संधि कहलाती है। व्यंजन संधि कई प्रकार की है, कई प्रकार के परिवर्तन व्यंजनों में होते हैं। इस वीडियो में हम मुख्यतः चार प्रकार की संधियों के विषय में या चार प्रकार के परिवर्तनों के विषय में बात करेंगे। व्यंजन संधि के अंतर्गत च्युत्व संधि, ष्टुत्व संधि, चर्त्व संधि और जसत्व संधि, इन चार संधियों का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। क्योंकि हम धीरे धीरे चलेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गए, अच्छे से हमें समझ आ गया, तो फिर आगे हमें बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। इसी चीज को देखते हुए केवल चार व्यंजन संधि के अंतर्गत केवल चार का अध्ययन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहली जो संधि व्यंजन के अंतर्गत होती है वो है ष्टुत्व संधि। ष्टुत्व संधि के नाम से ही स्पष्ट है कि इस संधि में या तो श हो जाता है या चू हो जाता है। चू क्या है? तो जो प्रथम अध्याय था इसी सीरीज में, व्याकरण विधि पुस्तक का जो प्रथम अध्याय था वर्ण विचार, वहां पर हमने बात की थी कि अगर किसी भी, जैसे क है, उसके आगे ऊ लगा दिया जाए कु, तो उसका तात्पर्य हो जाता है कवर्ग। च के अगर ऊ लगा दिया ऊ की मात्रा तो हो जाएगा चवर्ग। त के ऊ की मात्रा लगा दिया तू तो हो जाएगा तवर्ग। तो यहाँ पर च के ऊ की मात्रा लगी हुई है, इसका तात्पर्य है चवर्ग। तो जिस संधि में जब परिवर्तन होकर श और चवर्ग हो जाए वो संधि ष्टुत्व संधि कहलाती है। अब वो कहाँ पर हो सकते हैं, क्या ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जहां पर ष्टुत्व होता है? तो देखिए, स या तवर्ग का श या चवर्ग के साथ आगे या पीछे कहीं से भी योग हो सकता है। योग हो तो श का तो श हो जाता है, जो दंत्य श है उसके स्थान पर तो तालव्य शकार बन जाता है, और तवर्ग के स्थान पर चवर्ग हो जाता है। देखिए, स और त, तवर्ग, त थ द ध न, इनके आगे या पीछे इनका योग अगर श और चवर्ग से हो, अब ऐसा नहीं है कि स के साथ श ही आए, स के साथ श भी आ सकता है या चवर्ग का कोई भी वर्ण आ सकता है, तो ये जो श है ये शवर्ग में श में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार तवर्ग का वर्ण है, मान लीजिए द है, द के या तो आगे या पीछे कहीं पर भी श आ जाए या फिर च छ ज झ य आ जाए तो ये जो द है ये चवर्ग में ही परिवर्तित हो जाएगा। अब जो जो द है वो तवर्ग का तीसरा वर्ण है। त थ द तीसरा है, तो जब इसके स्थान पर परिवर्तन होकर चवर्ग होगा तो चवर्ग का तीसरा ही वर्ण यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर द के स्थान पर क्या होगा? ज। त के स्थान पर च होगा, थ के स्थान पर छ होगा, द के स्थान पर ज होगा, ध के स्थान पर झ होगा और न के स्थान पर होगा इया। तो स और तवर्ग का श और चवर्ग के साथ आगे या पीछे कहीं से भी योग हो तो श की स्थान पर तो श हो जाता है और तवर्ग का परिवर्तन चवर्ग में हो जाता है। देखिए, उदाहरण से आप भली भांति समझ जाएंगे। जैसे है मनस चलती, तो यहाँ पर स का योग चवर्ग से हो रहा है, च से हो रहा है, तो यहाँ पर श के स्थान पर क्या हो जाएगा? शकार। तो यहाँ पर बनेगा मनस चलती। अब रामस शेते, तो इस सकार का योग हो रहा है श से, तो इस स के स्थान पर क्या होगा?
श ही होगा, तो यहाँ पर पद बनेगा रामश्शेते। इसी प्रकार मनश्चंचलम, तो स के बाद च वर्ग से योग होने पर श के स्थान पर श होगा और पद बनेगा मनश्चंचलम। इसी प्रकार हरिश प्लस शेते हरिश शेते। तवर्ग का देख लेते हैं किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो सत प्लस चित, आगे तवर्ग का त है और बाद में च है, तो ये त भी च में परिवर्तित हो जाएगा और पद बनेगा सच्चित। इसी प्रकार सत प्लस चरित्रम सच्चरित्रम, त च में बदल जाएगा और पद बन जाएगा सच्चरित्रम। उत प्लस चारणम, देखिए उच्चारणम, उच्चारणम का क्या विच्छेद होता है, उत प्लस चारणम, और यहां पर कौन सी संधि होगी, च्युत्व संधि, क्योंकि इसमें चवर्ग हुआ है, त के स्थान पर च हुआ है, तो यहां पर होगा ये जो बदलाव है ना, त का चवर्ग में बदलाव, ये इसके हिसाब से होता है। अब देखिए अगला उदाहरण देखिए, सत प्लस जनः, सत प्लस जनः, यहां पर सबसे पहले तो यहां पर संधि होती है कौन सी, जशत्व संधि। जशत्व संधि में त के स्थान पर तृतीय वर्ण द हो जाता है, वो कहां पर होता है अभी हम आगे देख लेंगे, लेकिन पहले इसमें जशत्व होकर त के स्थान पर द होता है और द को फिर ज हो जाता है, तो यहां पर बनता है सज्जनः। इसी प्रकार उत प्लस ज्वलम, तो पहले यहां पर जसत्व संधि होती है, जसत्व होने के कारण तृतीय वर्ण द हो जाता है त को, और फिर जो द है वो बाद में ज रहने के कारण तृतीय वर्ण ज हो जाता है और पद बनता है उज्ज्वलम। तो उज्ज्वलम का विच्छेद क्या होगा, उत प्लस ज्वलम उज्ज्वलम। इसी प्रकार जगत प्लस जननी जगत जननी। तो समझ गए आप, स और तवर्ग का योग श और चवर्ग से होने पर स के स्थान पर श हो जाता है और तवर्ग के स्थान पर चवर्ग हो जाता है, वो होती है स्तुत्व संधि। दूसरी संधि है स्तुत्व संधि। स्तुत्व संधि का विधान करने वाला सूत्र है स्टुना स्टु, कि अगर स्तो हो स्टुना स्टु, आप स्तो को यहां पर ला सकते हैं कि अगर स और तवर्ग का श और टवर्ग के साथ योग हो, योग का मतलब या तो आगे से मिले या पीछे से मिले, कहीं से भी मिल सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले ही स हो उसके बाद ही श या टवर्ग हो, पहले श या टवर्ग हो सकते हैं और उसके बाद स हो सकता है। तो आगे या पीछे से कहीं से भी, आगे या पीछे से कहीं से भी श और तवर्ग का श या टवर्ग के साथ योग होने पर स का श में परिवर्तन हो जाता है और तवर्ग के स्थान पर टवर्ग हो जाता है और उसको कहते हैं स्तुत्व संधि। उदाहरण देखिए, रामस प्लस षष्ठः, तो यहां पर श का श से योग हो गया, बाद से योग हुआ है, तो श के स्थान पर मूर्धन्य श हो जाएगा और पद बनेगा रामश षष्ठः। इसी प्रकार हरिष्टीकते, अब श के पश्चात टवर्ग आया है तो श का परिवर्तन किस में होगा, श में, तो यहां पर बनेगा हरिष्टीकते। त वर्ग का टवर्ग में किस तरह से परिवर्तन होता है, तो देखिए तत् प्लस टीका, तो तत् प्लस टीका में इस त के स्थान पर ट बाद में रहने पर त के स्थान पर पहला ही वर्ण क्या होगा, ट होगा और यहां पर पद बनेगा तट्टिका। यत प्लस टीका, तो त का ट हो जाएगा यट्टिका। उत प्लस डायनम, अब देखिए उस उत में भी पहले जसत्व संधि यहां पर हो जाती है, तीसरा वर्ण होता है तवर्ग का, तो तीसरा वर्ण है द, तो पहले बनेगा उद प्लस डायनम और फिर द के स्थान पर जब बाद में ड है, कौन सा वर्ण है, तीसरा, ट ठ ड, तो द के स्थान पर भी तीसरा वर्ण होगा और पद बनेगा उड्डयनम। आकृष प्लस तह, तो श के बाद त है, तो देखिए इस त में पहले से योग हुआ है ना श का, देखिए ये उदाहरण अच्छा है, आपको समझ आ जाएगा। इसमें देखिए श में त में पूर्व से श का योग हुआ है, पूर्व से योग हुआ है, लेकिन फिर भी ये जो त है ये टवर्ग में परिवर्तित होगा। त चूंकि प्रथम वर्ण है तो इसके स्थान पर टवर्ग का प्रथम वर्ण ट होगा और यहां पर पद बनेगा आकृष्टः, इस प्रकार से। तो स्तुत्व संधि में सकार और तवर्ग के साथ शकार और टवर्ग का योग होने पर सकार के स्थान पर शकार हो जाता है और तवर्ग के स्थान पर टवर्ग हो जाता है।
तीसरी संधि है जशत्व संधि। जशत्व संधि क्या है जिसकी की बात हम बार बार कर रहे हैं? तो देखिए, इसका जो विधान करने वाला सूत्र है वो है झलाम जशो अंते। पद के अंत में स्थित झल के स्थान पर जश आदेश हो जाता है। अब झल और जश क्या है? अगर आपको प्रत्याहार आते हैं, अगर आपको माहेश्वर सूत्र आते हैं तो आप बता पाएंगे। झल प्रत्याहार के अंतर्गत वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण आते हैं। इसके अतिरिक्त ऊष्म वर्ण इसमें आते हैं, श, श, स और ह। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण और ऊष्म वर्ण श, श, स, ह अगर ये पद के अंत में रहें तो उनके स्थान पर जश आदेश हो जाता है। जश में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ज, ब, ग, ड, द, श। अर्थात तृतीय वर्ण श को तो छोड़ देंगे क्योंकि ये तो प्रत्याहार निर्माण के लिए है, ये 5 हैं। तो प्रत्येक वर्ग का अगर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण पूर्व में हो या फिर श, श, स, ह पूर्व में हो और वो पदांत की स्थिति हो तो उन पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे के स्थान पर तीसरा वर्ण ही होगा। ये देखिए, ये जो इनकी तो अब वर्गों की बात तो हो गई, लेकिन अगर श, स, श और ह इनमें श के स्थान पर तो ड हो जाता है। अगर ये पदांत में हो तो इनके स्थान पर क्या होगा? क्योंकि ये 5 तो 5 वर्गों के बारे में कहे गए हैं। अगर पूर्व में देखिए, जैसे च, छ, ज, झ ये 4 हैं तो इनके स्थान पर ज हो जाएगा। अगर प, फ, ब, भ हैं तो इनके स्थान पर क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा। क, ख, ग, घ हैं तो ग हो जाएगा। लेकिन अगर ये चारों हैं तो इनके स्थान पर क्या होगा? तो इनमें से ये जो श है इसके स्थान पर तो ड हो जाता है और इन 3 का कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता अभी तक संस्कृत व्याकरण में कि इनके स्थान पर क्या होगा। तो आपको श का ध्यान रखना है, श के स्थान पर ड हो जाता है। अब इसके उदाहरण देखते हैं। वाक प्लस ईशः। तो देखिए, वाक प्लस ईशः। अब यहां पर आपको एक बात याद रखनी है कि अगर बाद में स्वर भी हो, ये तो कहता है पदांत में, लेकिन इसके अतिरिक्त अगर इन पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्णों के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या स्वर हो तो भी बाद में स्वर होने पर भी तीसरा वर्ण हो जाएगा। जैसे देखिए, उदाहरण से समझिए, वाक प्लस ईशः। यहां पर बाद में स्वर है और पहले क्या है? कवर का पहला वर्ण, तो कवर का ही तीसरा वर्ण यहां पर हो जाता है ग। कवर का तीसरा वर्ण क्या है? क, ख, ग। तो कवर का तीसरा वर्ण ग हो जाएगा और पद बनेगा वागीशः। इसी प्रकार जगत प्लस ईशः, बाद में स्वर है इसलिए त के स्थान पर तीसरा वर्ण होगा तवर का ही। तवर का तीसरा वर्ण होता है त, थ, द। तो क्या हो जाएगा त के स्थान पर? द। तो यहां पर पद बनेगा जगदीशः। सुप प्लस अंतः, तो यहां पर पवर का तीसरा वर्ण ब हो जाएगा और पद बनेगा सुबंतः। अच प्लस अंतः, तो च का तीसरा वर्ण ज और पद बनेगा अजंतः। दिक् प्लस अंबरः, दिगंबरः। दिक् प्लस गजः, देखिए यहां पर पूर्व में प्रथम वर्ण है और बाद में है तृतीय वर्ण, तो इस प्रथम के स्थान पर भी तृतीय हो जाएगा और पद बनेगा दिग्गजः। सत प्लस धर्मः, ये चतुर्थ वर्ण है। मैंने बताया है ना कि या तो पूर्व में तो झल वर्ण हो, झल का मतलब है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण और श, 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 ह, और बाद में हो तीसरे, चौथे, पांचवे वर्ण या फिर स्वर हो, तो जो पहले में स्थित है उसको तीसरा हो जाता है। अब दिक् प्लस गजः, यहां पर ये जो प्रथम वर्ण है इसको तीसरा होकर दिग्गजः। सत प्लस धर्मः, तो यहां पर त को क्या हो जाएगा? तीसरा वर्ण द और पद बनेगा सद्धर्मः। अप प्लस जम, अबजम। चित्त प्लस रूपम, यहां पर बाद में र है तो यहां पर बनेगा चिद रूपम। ता को द हो जाएगा, द में र मिलेगा और पद बनेगा चिद रूपम। इस तरह से ये होती है जशत्व संधि, अर्थात जहां पर पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाए उसी वर्ग का और बाद में या तो स्वर रहे या फिर तीसरे, चौथे, पांचवे वर्ण किसी भी वर्ग के हो सकते हैं, तो वहां पर जशत्व संधि होती है, तीसरा वर्ण हो जाता है। चौथी संधि है चर्त्व संधि। चर्त्व संधि में सेम बात है। देखिए, पहले तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण रहे, ठीक है।
पूर्व में तो यही है, उसके बाद अगर बाद में या तो पहला दूसरा वर्ण रहे या फिर श, श, स ये तीनों रहे, तो इनके स्थान पर इसी वर्ग का, जिस वर्ग का यहाँ पर वर्ण है उसी वर्ग का पहला वर्ण हो जाएगा चर्त्व। च कौन सा वर्ण है? पहला वर्ण। तो चर्त्व संधि में कौन सा वर्ण होता है? पहला वर्ण। तो देखिए दो तरीके की शर्तें हैं, दोनों को एक साथ पढ़ लीजिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अगर आपके पास पहले अक्षर के अंत में किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण है और बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा है या फिर स्वर है, जब तो इनके स्थान पर तीसरा वर्ण होगा, ठीक है। और तीसरा वर्ण क्या होता है? ज। तो इसका नाम से ये संधि हो जाएगी जशत्व संधि। और अगर पहले तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे ही हैं और बाद में पहला दूसरा वर्ण है या फिर श, श, स है, ये बाद की कंडीशन बदलेगी। पहले तो सेम है, बाद पर निर्भर करेगा कि इनके स्थान पर क्या होगा। अगर बाद में पहले दूसरे वर्ण है किसी भी वर्ग के, जरूरी नहीं है कि जिस वर्ग का इधर हो उसी वर्ग का इधर हो, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, किसी भी वर्ग का हो सकता है, लेकिन यहाँ पर किसी भी वर्ग का, मान लीजिए चौथा वर्ग, चौथा वर्ण है, मान लीजिए क वर्ग का घ है यहाँ पर, और तो जब परिवर्तन करेंगे और बाद में पहला दूसरा है तो यहाँ पर घ किस वर्ग का वर्ण है? क वर्ग का, तो यहाँ पर पहला क हो जाएगा। समझ गए? चर्त्व संधि में तो पहला हो जाता है उसी वर्ग का और जशत्व संधि में तीसरा होता है। अब अंतर इस बात पर निर्भर करता है कि अगर बाद में तीसरे, चौथे, पांचवे या स्वर है तो तीसरा होता है, और अगर बाद में पहला दूसरा है या फिर श, स, स है तो पहला होता है। और जिसमें पहला वर्गों के पहले वर्ण होते हैं उसको कहते हैं चर्त्व संधि। देखिए यदि वर्ग कौन कौन से हैं? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग के द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ वर्ण के बाद वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण या श, श, स आए तो पहले वाला वर्ण अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। उदाहरण देखिए, सद प्लस कारः, ठीक है। यहाँ पर द जो है ये तृतीय वर्ण है तवर्ग का, ठीक है। और बाद में क क्या है? पहला वर्ण है कवर्ग का। तो बाद में पहला वर्ण आने के कारण ये जो तीसरा वर्ण है ये भी पहले में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन ये इसी का पहला बनेगा। तो द का पहला कौन सा होता है? द किस वर्ग का वर्ण है? तवर्ग का, तो इसका पहला वर्ण है त। तो इस तीसरे के स्थान पर पहला त हो जाएगा और यहाँ पर पद बनेगा सत्कारः। इसी प्रकार लभ प्लस शते, देखिए बाद में स आ गया और यहाँ पर भ है। भ कौन सा वर्ण होता है? प वर्ग का, प, फ, ब, भ चतुर्थ वर्ण होता है। अब इस चतुर्थ वर्ण के स्थान पर पहला वर्ण करना है हमें, क्योंकि बाद में श आ गया है, तो इसका पहला हो जाएगा प। तो यहाँ पर पद बनेगा लपश्यते। दिग प्लस पालः, अब बाद में प है, प कौन सा वर्ण होता है? प वर्ग का पहला। बाद में पहला आने के कारण पूर्व में ये जो तृतीय है ग, ये पहले में ही बदलेगा, लेकिन ग जिस वर्ण का है, ग जिस वर्ग का है उसी का पहला बनेगा। तो ग कवर्ग का है, इसलिए कवर्ग का पहला अक्षर क यहाँ पर बन जाएगा और पद बनेगा दिक्पालः। तो इस तरह से ये चार संधियां हैं। हल संधियों में स्टुत्व, ष्टुत्व, जशत्व और चर्त्व। स्टुत्व में शकार और चवर्ग का कोई वर्ण आपको पद में दिखाई देता है। ष्टुत्व में स या टवर्ग का दिखाई देगा। जशत्व में आपको तृतीय वर्ण शब्द में दिखाई देगा। जैसे देखिए वागी शह में तृतीय ग है, द ग है, द तृतीय है, ब तृतीय है, ज तृतीय है, इस तरह से। और चर्त्व में आपको प्रथम वर्ण दिखाई देगा, जैसे त प्रथम है, प प्रथम है, क प्रथम है। तो इस तरह से आपको चार संधियां हैं, इनको आप अच्छे से देखिए, बार बार देखिए, आपको ये समझ आ जाएंगी। इसके अतिरिक्त अगर आपको ये समझ नहीं आई है तो इसी चैनल पर और बहुत सारे वीडियोस हैं संधि से संबंधित। एक ट्रिक से संबंधित वीडियो भी है जिसमें मैंने वर्णों के अनुसार बात की है। तो अगर आपको ये वीडियो यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है या आपको कोई कठिनाई आ रही है तो आप ट्रिक से संबंधित वीडियो भी देख सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट पर जाइए और वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, एक ट्रिक वाली भी प्लेलिस्ट है, उसमें आप हल संधि को पढ़ सकते हैं।
इसके अतिरिक्त मुझे आशा है कि यहाँ पर भी ये आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर आप इसी तरह से संस्कृत को सरल भाषा में समझना चाहते हैं, संस्कृत पर अपनी कमांड बनाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।